गुड मॉर्निंग। मैं योगेंद्र देवलिया आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 10th और हिंदी ग्रुप बी 085 मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। उस टॉपिक है शब्द एवं पद। शब्द क्या है और पद क्या है। सबसे पहले सवाल ये आता है हमारे मन में कि शब्द क्या है। अनेक वर्णों के मिल से शब्द का निर्माण होता है। अनेक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। दूसरी परिभाषा भी है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तीसरी परिभाषा भी है बड़ी सामान्य सी, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त न होकर छुट्टा होता है या फुटकर होता है या फुटपाती होता है, उसे भी हम शब्द कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे हम शब्द नहीं पद कहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह वाक्य का अंग बन जाता है, वाक्य की इकाई बन जाता है। इस तरह से शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य की इकाई बन जाता है और तब हम उसे शब्द ना कहकर पद कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द तभी शब्द के नाम पर जाना जाता है जब वह वाक्य में प्रयुक्त ना हो। जैसे आगरा, राधा, मोहन, कान्हा, मनावर, हिमालय, इंदौर, ये सारे शब्द हैं। परंतु इन्हीं शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तो वे पद बन जाएंगे। जैसे राधा चंद्रमुखी है, आगरा ताजमहल का शहर है, मोहन बहुत अच्छा लड़का है, आगरा विश्व धरोहर में एक महत्वपूर्ण इकाई है। तो अभी हमने देखा कि पद तब पद कहलाता है जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य की इकाई बन जाता है। जैसे आगरा में ताजमहल है, यहाँ पर आगरा शब्द जो है वह पद बन गया है। राधा चंद्रमुखी है में राधा पद बन गया है। मोहन बाजार जाता है में मोहन वाक्य का पद बन गया है। इस कारण से वह उसकी इकाई बन गया है। हिमालय विश्व की सर्वोच्च चोटी है, यहाँ पर हिमालय शब्द जो है वाक्य में पद के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब पद कई तरह के होते हैं, जिसे हम संज्ञा पद, सर्वनाम पद, क्रियापद, विशेषण पद और अवयव पद के नाम से जानते हैं। शब्दों के प्रकार, शब्दों को समझने के लिए शब्दों के प्रकार को समझना भी अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे सबसे पहले इन्हें उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है। वे शब्द हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या देशी, आगत या विदेशी एवं संकर शब्द। पहले देखते हैं हम सबसे पहले शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर पहला प्रकार होता है तत्सम। तत्सम का अर्थ होता है शुद्ध। जो किसी भी भाषा के मूल शब्द हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी भाषा का निर्माण संस्कृत भाषा के शब्दों से हुआ है, अतः हम संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे दुग्ध है, सर्प है, हस्त है, पाद है, ये शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसमें दूसरा प्रकार आता है तद्भव शब्द। जब हम संस्कृत भाषा से बने हुए शब्दों को हिंदी भाषा में प्रयुक्त करते हैं तो हम उसका एक सेकेंडरी रूप इस्तेमाल करते हैं। जैसे पुत्र को हम बोलते हैं पूत, दुग्ध के लिए दूध बोलते हैं, सर्प का सांप बोलते हैं, हस्त का हाथ बोलते हैं, अक्ष का आंख बोलते हैं, पाद का पैर बोलते हैं, दंत का दांत बोलते हैं और शीर का खीर बोलते हैं। तीसरा प्रकार आता है देशज या देशी शब्द। जब हम अपनी सुविधा के हिसाब से, भारत में कुछ शब्द ऐसे हैं जो भारत में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, जिन्हें हम इस्तेमाल के लिए बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्द देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे ठेठ, झोला, झंझट, अटकल, भोंदू, गुड़िया, खटिया, डोकरा, लोकड़ा, थप्पड़, म्याऊं इत्यादि।
ये शब्द देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद चौथा प्रकार आता है आगत या विदेशी शब्द। वे शब्द जो हमारे हिंदी भाषा के शब्द नहीं है, विदेशी भाषाओं से आए हैं, ऐसे शब्दों को हम आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं से जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में इस्तेमाल होते हैं, ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द या आगत शब्द कहते हैं। जैसे चीनी, आलू, कैंची, स्कूल, टेबल, बस, ट्रेन, गलीचा, कमरा, गफलत, लापरवाही इत्यादि। इसमें पांचवा शब्द आते हैं संकर शब्द। संकर का अर्थ होता है विस्तृत। जब एक से अधिक भाषाओं के कई शब्दों को मिला जुला कर इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। इसमें एक से अधिक भाषाओं के शब्दों को मिला दिया जाता है, ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। ये मिलने के बाद भी एक सटीक अर्थ देते हैं। जैसे टिकट घर, लाठीचार्ज, कपड़ा मिल, माल गोदाम, पानदान, रेलगाड़ी, मांग पत्र एवं घड़ी साज। अतः हमने इस चैप्टर में जो शब्दों के प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उसमें हमने देखा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या देशी शब्द, विदेशी शब्द या आगत शब्द और संकर शब्द। अब हमारा सेकेंडरी जो टॉपिक है वह है विकारी एवं अविकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द वे हैं जिन शब्दों में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं, लिंग, वचन, कर्ता, कारक इत्यादि के कारण इनमें परिवर्तन होता है। ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़के खेलते हैं और लड़कियां खेलती हैं, खेलते हैं और खेलती हैं, इसमें परिवर्तन हुआ है लिंग के कारण, क्योंकि लिंग के अनुसार ही क्रिया बदलती है। अब इसके बाद आता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अविकारी जिसमें कोई भी विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, ऐसे शब्द विकारी शब्द, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द हैं अरे, यहाँ, कौन इत्यादि। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है क्रिया विशेषण, दूसरा प्रकार है समुच्चय बोधक, तीसरा प्रकार है संबंध बोधक, चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक और पांचवा प्रकार है निपात। इस तरह से हमने विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में जाना। इसके बाद अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। अर्थ के आधार पर पहला होता है एकार्थी शब्द। एक शब्द एक ही अर्थ एकार्थी शब्द कहलाता है। जैसे अगर हमने कहा राम, राम का एक ही अर्थ है कि राम नाम का कोई भी व्यक्ति। इसके बाद आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द में शब्द का ठीक उल्टा अर्थ निकाला जाता है, उसे विलोम शब्द कहते हैं। तीसरा आता है अनेकार्थी शब्द। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। और इसके बाद चौथा आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ, परंतु एक जैसा, एक चीज के बारे में ही जब हम कई नाम से बुलाते हैं तो वे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसके बाद अगला हमारा सब टॉपिक आता है शब्द पद के बाद पदबंध। पदबंध किसे कहते हैं? वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद आपस में मिलकर व्याकरणिक इकाई का काम करते हुए एक विशिष्ट अर्थ तो देते हैं परंतु संपूर्ण अर्थ नहीं देते, इसे पदबंध कहा जाता है। अब हमारे मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है, पद और पदबंध में क्या अंतर होता है? तो वाक्य में प्रयुक्त किसी भी स्वतंत्र या सार्थक समूह के व्यवहारिक एवं अनुनासिक रूप को पद कहते हैं। पदबंध में वाक्य के व्याकरणिक स्वरूप में कार्य करने वाले एक से अधिक पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। जैसे अगर हम पद का उदाहरण दें
रमेश बाजार जाता है। यहाँ रमेश जो है वाक्य में पद की रूप में पद की इकाई बन गया है, इसलिए वह पद है। अब पदबंध देखें। पिताजी ने गांव से मेरे लिए फल भेजे थे। यहाँ पर पिताजी ने गांव से मेरे लिए फल भेजे थे। यहाँ इस तरह से यहाँ संज्ञा पदबंध का निर्माण हो रहा है। जैसे द्वितीय उदाहरण भी है कि अयोध्या नरेश दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या नरेश दशरथ, अयोध्या नरेश और दशरथ ये पर्यायवाची है और संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अतः यहाँ भी ये संज्ञा पदबंध का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध में जिस पदबंध में सर्वनाम शब्दों का दोहराव होता है वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे तुम अवश्य आओगे, यह मुझे मालूम था। वह लड़का जो कल नहीं आया था आज आ गया है। वह गाड़ी जो देर से चल रही थी अब नहीं आएगी। ये सर्वनाम पदबंध का उदाहरण था। अगला हमारा टॉपिक है विशेषण पदबंध। जिस पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द विशेषण से बना हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे रमेश का घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। यहाँ पर देखिए एक से अधिक विशेषणों का इस्तेमाल किया गया है। अगला उदाहरण है उस घर के कोने में बैठा हुआ साधारण सा दिखने वाला आदमी चोर है। इसके बाद क्रिया पदबंध। एक से अधिक पद मिलकर जब क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं तो वहां क्रिया पदबंध का निर्माण होता है। जैसे दूर बजता हुआ भजन मुझे सुनाई दे रहा है। वह तेजी से दौड़ रहा था। मोहन किताब पढ़ रहा था। इसके बाद हमारा अगला सब टॉपिक होता है क्रिया विशेषण पदबंध। जब कोई पद समूह क्रिया विशेषण का कार्य करता है तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। इसमें क्रिया की विशेषता प्रमुखता से दृष्टिगोचित होती है। जैसे जिया बिजली की गति से नाचती है। यहाँ पर बिजली की गति से नाचना जो है वो क्रिया विशेषण का निर्माण कर रहा है। अभी तक हमने पद और पदबंध के प्रकार के बारे में देखा। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वाक्य एवं वाक्य परिवर्तन। वाक्य कैसे होते हैं, उनके क्या प्रकार हैं और किस तरह से वह परिवर्तित होते हैं। जैसे साधारण वाक्य से कैसे मिश्र वाक्य बनेंगे, साधारण वाक्य से कैसे संयुक्त वाक्य बनेंगे। वाक्य भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जो संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होती है वाक्य कहलाती है। दूसरी परिभाषा भी है वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की क्षमता होती है। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की क्षमता होती है। अब वाक्य के अंग, वाक्य में कितने अंग होते हैं? तो वाक्य में 2 प्रमुख अंग होते हैं। पहला अंग उद्देश्य कहलाता है और दूसरा अंग विधेय कहलाता है। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है या जो कार्य संपन्न करता है या उस वाक्य का जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रमेश लिखता है आगरा में ताजमहल है, राधा चंद्रमुखी है। रमेश लिखता है में रमेश करता है, उद्देश्य है। राधा चंद्रमुखी है, राधा इसका उद्देश्य है। इसके बाद इसका विधेय। विधेय जब हम उद्देश्य को निकाल देते हैं तो उद्देश्य को पृथक करने के बाद जो भी वाक्य में शेष बचता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे अगर हम राधा चंद्रमुखी है में राधा को हटा दें तो चंद्रमुखी है यह विधेय बन जाएगा। रमेश लिखता है, रमेश को हटा दें लिखता है, इसका विधेय बन जाएगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया।
तो चाणक्य यदि हटा दे, ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया, यह संपूर्ण वाक्य विधेय कहलाएगा। इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रमुख भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। पहला सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म, एक क्रिया, एक कर्म होता है, या जिसको हम कह सकते हैं एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। इसे हम सरल वाक्य कहते हैं, क्योंकि यह वाक्य में आकार में छोटा होता है। मोहन बाजार जाता है साधारण या सरल वाक्य है। मैदान में बच्चे खेलते हैं, भगवत गीता महर्षि व्यास द्वारा रचित है। आज मौसम बड़ा सुहाना है। ये सभी सरल वाक्य के रूप हैं। अगला हमारा द्वितीय प्रकार आता है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्रित अथवा मिश्र वाक्य कहा जाता है। ये आपस में योजक चिन्हों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैं उसे देखते ही समझ गया। इसमें एक कंडीशन है, मैं उसे देखते ही समझ गया। शिक्षक के आते ही बच्चे शांत हो गए। प्राचार्य ने बताया कि कल अवकाश होगा। तुम वहां चले जाओ जहां गाड़ी रुकती है। जैसे ही उसने मुझे देखा वह खिसक गया। काले बादल घिर आने से वर्षा की संभावना हो गई। जब पूछोगे तब बताऊंगा, जैसी करनी वैसी भरनी। रमेश बाजार गया था, फिर भी पुस्तक खरीद कर नहीं लाया। उसके गिरते ही जोर की एक आवाज आई। जैसे ही उसने मुझे देखा वह खुश हो गया। तुम ऐसा काम करो जिसमें तुम्हारा फायदा हो। ये सभी तरह के वाक्य हैं, मिश्रित वाक्य थे। अब तीसरा प्रकार आता है संयुक्त वाक्य। इस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्यों को योजक चिन्हों के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। ये और, या, किंतु, परंतु, इसलिए आदि योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। जैसे मैंने जिया की बहुत प्रतीक्षा की परंतु वह नहीं आई। सफेद गाय मैदान में चल रही थी और उसका बछड़ा पास ही खेल रहा था। मजदूरों ने काम पूरा किया, पैसे लिए और घर चले गए। रमेश बाजार गया, दुकानें बंद थीं, इसलिए खाली हाथ लौटा। उसने मुझे देखा और पहचान लिया। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। ये सभी संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। धन्यवाद।